नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि आज के दिन क्या कुछ रहेगा हरियाणा के बजट में। हरियाणा का बजट 2019 आपके लिए क्या कुछ लेकर आया। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज कैप्टन अभिमन्यु का पिटारा खुलेगा और दोपहर 12 बजे पेश होगा बजट। बता दें, बजट से पहले वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बयान दिया और कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने हवन पूजन भी किया। इस दौरान तमाम कर्मचारी और अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। इंतजार है सबको कि बजट जब खुलेगा तो इस पिटारे से क्या निकलेगा। इस सरकार का ये आखिरी सत्र और आखिरी बजट, तो निगाहें लाजमी तौर पर इस बजट पर, क्योंकि चुनावी साल है, माहौल चुनावी है और ऐसे में बजट भी चुनावी रह सकता है। यानी आसान भाषा में आपको समझाएं तो लोगों के लिए बहुत कुछ इस बजट से निकल सकता है। क्या केंद्र की तर्ज पर यह बजट रहेगा? क्या केंद्र की ही तरह यहां पर भी कुछ बड़े, आप कहें कि उम्मीदें पालकर बैठे लोग जो बैठे होंगे, उनके लिए क्या कुछ निकलता है? क्या किसान, कृषि, उद्योग, व्यापारी, ये तमाम लोग क्या उम्मीद पाले बैठे हैं? क्या उन पर खरे उतर पाएगी ये सरकार, कैप्टन अभिमन्यु? ये बजट उन सब पर नजर, गृहिणी, महिलाएं, युवक, बुजुर्ग, हर किसी को इंतजार है, क्योंकि बात पेंशन की भी हो रही है कि बुजुर्गों की पेंशन बढ़ सकती है, बढ़ती या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। और जब कैप्टन अभिमन्यु बजट पेश करेंगे तकरीबन 1 घंटे बाद, तो उस दौरान क्या कुछ वो अपने पिटारे से निकालते हैं। प्रदेश की जनता के लिए समर्पित होगा ये बजट, ये कहते वो सुने गए। अब ऐसे में इंतजार रहेगा कि कैप्टन अभिमन्यु जब अपना पिटारा खोलेंगे प्रदेशवासियों के लिए तो फिर क्या उससे निकलता है। बहरहाल बता दें कि अब की बार का बजट बहुत दिलचस्प है, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में लोगों के लिए कुछ खास चीजें इससे निकल सकती है। क्या लोगों को साधने की कोशिश यहां पर होगी? और एक बड़ा मसला यह भी कि क्या लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? जो तमाम चीजें दिखती है उससे अभी कुछ भी कहना मुश्किल, क्योंकि सीएम हो या फिर मंत्रिमंडल हो, कैबिनेट हो, तमाम मंत्री विधायक ये कहते रहे हैं कि जो भी फैसला लेना है वो हाईकमान को लेना है। तो ऐसे में इंतजार है कि हाईकमान में क्या फैसला सुनाती है लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर। बात लोकसभा और विधानसभा चुनाव की हरियाणा के बजट पर इसलिए हो रही है क्योंकि अगर दोनों चुनाव साथ होते हैं तो यानी चुनाव दस्तक दे रहे हैं, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह बजट बहुत खास रहने वाला है। चलिए सुनाते हैं आपको कि कैप्टन अभिमन्यु क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट को लेकर। संवाददाता मनोज कुमार ने खास बातचीत की कैप्टन अभिमन्यु, वित्त मंत्री। अभिमन्यु इस वक्त हमारे साथ हैं जो बजट पेश करने जा रहे हैं। कैप्टन साहब विधानसभा बजट पेश करने के लिए जा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया सर? देंगे साहब, सबको बताएंगे अभी, सबको बताएंगे अभी। क्या प्रदेश की जनता क्या संदेश निकल रहे हैं? प्रदेश की जनता की समृद्धि और खुशहाली के लिए ही यह बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। किसान, कर्मचारी, मध्य वर्ग, क्या फोकस है? हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास। हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक घर में इस बजट से कुछ न कुछ अंश उनके जीवन को प्रभावित करने वाला हो, उसमें सुधार करने वाला हो, उसमें सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने वाला हो। एक ही लक्ष्य को ध्यान में रख करके हमने बजट के प्रावधानों को बनाया है। तो हवन किया क्या कामना की सर? ईश्वर से प्रार्थना की है कि परमपिता परमात्मा इस बजट के प्रावधानों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश का कल्याण करे, हरियाणा को चहुमुखी विकास के मार्ग पर प्रशस्त करे और हरियाणा के प्रत्येक जन जन को इस बजट का लाभ मिले। सर, एफडीआई कितनी आई इसके ऊपर? यह है वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जो बजट पेश करने जा रहे हैं। लगातार 5वां बजट है कैप्टन अभिमन्यु का, जो कह रहे हैं कि अपने बजट से वो प्रदेश के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन शशिपाल चौधरी के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। ये आपने सुना कैप्टन अभिमन्यु को, और कैप्टन अभिमन्यु कुछ भी कहने से तो बचते रहे कि इस बजट में क्या कुछ होगा, लेकिन लाजमी तौर पर कुछ देर में वो बजट पेश करेंगे तो उस दौरान देखेंगे कि क्या प्रदेश की जनता को मिलता है। बहरहाल हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ सुदेश कटारिया है, आप बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सतबीर साहब हमारे साथ हैं, आप INLD से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और तमाम और मेहमान भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, वो जेजेपी हो, वो कांग्रेस हो या फिर वो व्यापारी वर्ग से उद्योगपति हो। कटारिया जी, आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी इस पूरे बजट पर ज्यादा निगाहें टिकाकर बैठी होगी क्योंकि सरकार में है, चुनाव आ रहे हैं, न सिर्फ प्रदेश के बल्कि केंद्र के भी। तो क्या यहां से माने कि केंद्र के बजट की नजर के साथ साथ नजर आपकी चुनाव पर भी? देखिए राज जी, अगर मैं बात करूं बजट की, तो बजट को
चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब 4.5 साल, पौने 5 साल पहले सत्ता संभाली, हम सत्ता में आए, हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तो हरियाणा प्रदेश के हालात बद से बदतर थे। जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया, जिस प्रकार से आम आदमी के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया, जिस प्रकार से कर्मचारी वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम किया, देखिए नहीं, भाषणबाजी नहीं, भाषण नहीं, देखो ये भाषण है, ये भाषण है। पहली चीज तो ये कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदेश नर्क था, अब स्वर्ग है, ये कटारिया साहब ये नहीं होगा, कटारिया साहब ये नहीं होगा, किस प्रकार से कटारिया साहब मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, मैं सवाल आपसे जो कर रहा हूं, मैं जो सवाल कर रहा हूं उस सवाल पर आते हैं। मैं जो सवाल पर कर रहा हूं आपसे उस सवाल पर है। नहीं, ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर प्रदेश की जनता बहुत सुन रही है, तो इस मंच पर बैठकर हम लेक्चरबाजी नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स पर बात करेंगे, हम फैक्ट्स पर बात करेंगे। मैं एक सीधा सवाल आपसे करता हूं। आप कह रहे हैं कि इस बजट में किसी भी तरह से हम चुनावों को नहीं साधते, ये तो राजनीति का स्वरूप ही नहीं है, ये तो हम सब के सब जानते हैं। आप पहले स्टेप पर जो बात कह रहे हैं, आपके साथ सतबीर साहब बैठे हैं, आपके दोस्त भी है, सतबीर साहब मानते हैं आप इनकी बातों को जो ये कह रहे हैं? नहीं, वो थोड़ा सा इनकी जो रिदम है वो इसी तरह का है, कोई भी बात हो भाषण की शक्ल में करते हैं, और ग्राउंड पे क्या है ये उससे इनका कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। भाजपा की हमेशा ये बात रही है, जो बात कहेंगे हवाई तीर ज्यादा ठोकते हैं। अभी आप बजट की चर्चा पे बैठे हैं, इस साल का जो एस्टिमेट्स जो सबमिट किए गए थे, जो पिछला जो बजट आया था उसमें जो प्रावधान जो किए थे, किस तरह के अनुमान थे, उसमें जो रेवेन्यू एस्टिमेट था बजट का, वो 76,900 करोड़ का लगभग उसमें प्रावधान किया गया था। आज जो उसकी पोजीशन है, पिछले 1 महीने तक की जो उसमें जो रिकवरी थी, जो रेवेन्यू रिसीट थी, वो कोई 60% उसमें रिकवरी हुई, 60%। अब आप एक इसकी बात है, फिर आ जाइए जीएसटी की। जीएसटी में भी कुल मिला के 40% की रिकवरी है। ये मैं समझूंगा, नहीं, मैं वैसे इसलिए बता रहा हूं, जैसे इस तरह की इन्होंने बात की, जो बजट आता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि आपने बेहतर तरीके से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक अपडेट के लिए हम जा रहे हैं अपने संवाददाता के पास, फिर वो विधानसभा के अंदर रुक करेंगे। मनोज, अपडेट चाह रहे हैं हम आपसे कि कैसा माहौल है, विपक्ष क्या कह रहा है? हमेशा वैसे विपक्ष कोसने का काम करता है, बजट के बाद भी हम वो देखेंगे, ये होता रहा है, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? हैंडी है इसलिए मनोज, अगर आपको आवाज आ रही है, लेटेस्ट अपडेट चाहूंगा आपसे। जी देखिए, राज्य इस वक्त विधानसभा के बजट सत्र की चौथे दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल इस वक्त सदन में चल रहा है और 12 बजे तक प्रश्नकाल चलेगा। 12 बजे के बाद वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बजट अनुमान सदन में पेश करेंगे। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु आज विधानसभा में ठीक 10:45 पर यहाँ पर पहुँचे थे। पूरे अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने घर पर हवन यज्ञ भी किया और प्रदेश के कल्याण की कामना की है। अगर बजट की बात करें तो चुनौती सरकार के सामने यह है कि बढ़ते हुए कर्ज को रोकना, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रदेश में तमाम मदों में जो खर्च है और खासकर बुनियादी क्षेत्र है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इनमें जो बजट एलोकेशन है उसको बढ़ाना है। तो ये सरकार के सामने चुनौती है। कैप्टन अभिमन्यु का कहना है कि उनका फोकस सिर्फ एक क्षेत्र पे नहीं है, हर वर्ग के लिए उनके पिटारे से कुछ ना कुछ आज जरूर निकलेगा। तो दोपहर 12 बजे जनता के सामने होगा, प्रदेश के सामने होगा कि बजट में आखिर क्या है। जी। और मनोज, हमने देखा कि जब आपने उनसे सवाल किए तो वो बजट पर कुछ भी कहने से बचते रहे, लेकिन हाँ, बड़े बड़े शब्द जरूर उन्होंने उपयोग किए। सुख समृद्धि की राह पर हरियाणा अग्रसर होगा, यानी चाहते हैं कि कल्याण हो हरियाणा का, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया कि क्या कुछ देने वाले हैं इस बजट में। देखिए, राज्य कैप्टन अभिमन्यु मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, केंद्र की भी राजनीति की उनको पता है कि क्या बात कब और कैसे बोलनी है। उनसे हमने इससे पहले भी 2 दिन पहले भी बजट पर काफ़ी बात की, लेकिन उन्होंने बजट में क्या आने वाला है इस पर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि सबका ख्याल इसमें रखा जाएगा, किसी वर्ग को निराशा नहीं होगी। आमतौर पर होता यह है कि जब अंतिम बजट होता है किसी सरकार का, उसके कार्यकाल का, तो कुछ लोक लुभावन घोषणाएं होती हैं, तमाम नई योजनाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से और खुद वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि वो इस नीति पर चलते नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही जनता के हितों का ख्याल रखा है। इसलिए कोई ऐसा बड़ा ऐलान होगा इसकी संभावना कम है। लेकिन राज्य, हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, 2 चुनाव हरियाणा में बैक टू बैक आने वाले हैं। तो सरकार की कोशिश ये होगी किसी वर्ग को नाराज ना किया जाए, खुश जरूर किया जाए सबको। बिल्कुल सही।
मनोज, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वहां पर वो आपने बता दिया। अब अंदर क्या कुछ हो रहा है वो जरा आप बताएं हमें थोड़ी देर के बाद। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। और सतबीर जी, आपके पास हम थे, आप 76 करोड़ की जो आंकड़ा हमें समझा रहे थे, 76,000 करोड़ का, वो जरा समझाएं। और उसके साथ साथ जो इसमें पूरी स्टैटिस्टिक्स है उनका आप जिक्र कर रहे थे, बताएं जरा। मैं ये बताना चाह रहा था, पिछला जो बजट एस्टिमेट किया था, रेवेन्यू रिसीट जो स्टेट में आनी थी, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो बजट बनता है, वो दोनों मदों में जो पोजीशन थी, वो टोटल जो हमारे पास पिछले दिसंबर तक का जो आंकड़ा है, उसमें कोई 60% की रिसीट आई है अभी तक, 60% तक की। और इसी प्रकार से नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी 44% की रिसीट है। और जीएसटी का जो आंकड़ा है उसमें भी मेजर पोर्शन रेवेन्यू का जीएसटी से आता है, उसमें भी 40% की 39% है, रादर 59% की है, उसमें 59.21 है। तो कुल मिला के जो 9 महीने गुजर चुके हैं और उसमें भी 2.5 महीना और बाकी है, कुल मिला के जो प्रोपोर्शनेटली जो इंक्रीज होना चाहिए था वो बहुत पीछे चल रहे हैं हम। अभी जो बजट आएगा, जिस प्रकार की सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते हैं, जब रेवेन्यू ही उतना आया है और एक्सपेंडिचर की बात करें तो सारा 55% का है। एक्सपेंडिचर जो हुआ है दिसंबर तक वो 55% का है। तो ये बड़े बड़े ख्याली जो बात करते हैं उसका कोई मायने नहीं है। जब बजट की जो पोजीशन पिक्चर है, तो ये तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं, इसमें मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूं। तो इसी प्रकार से आगे जो क्या आता है नए बजट में और किस तरह से ये उनका ये डायमेंशन आता है, बजट की डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड आती है, उस पर डिपेंड करेगा किस प्रकार की उन्होंने प्रायोरिटीज दी हैं। और मैं नहीं समझता कि इसमें इस प्रकार का इलेक्शन वाला जो, क्योंकि रिकवरी ही जब नहीं होगी और फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है तो पोजीशन तो बड़ी ऑकवर्ड है। बाकी देखते हैं किस प्रकार का डिप्लॉयमेंट। तो सुदेश कटारिया जी के पास एक बार फिर से चलते हैं, क्योंकि जो ज्ञान आपने दिया है, क्या उसी की तर्ज पर वो कहेंगे या फिर अभी भी कहेंगे कि चुनावी साल से इसका कोई लेना देना नहीं इस बजट का? कटारिया साहब राज जी, आप चाहे कुछ भी, मुझे नहीं पता आप किस भाषा में पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं हिंदी में बताना चाहता हूं आपको। हमारा जन सेवा करने का काम है। हम सेवा करने के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में राजनीति में हम आए हैं और जन सेवा ही करते रहेंगे। इन लोगों का काम राजनीति करना था, हम सेवा करने का काम है। आम लोगों के हकों हकूक सवाल पर आ जाएगी। बिल्कुल राज्य में बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से इन लोगों के कार्यकाल में युवाओं के अधिकारों का हनन किया जाता था, आज पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया जा रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश में 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था। बजट पर बजट की बात करता हूं। हर आदमी का ख्याल रखा जाएगा, किसानों का ख्याल रखा जाएगा। जिस प्रकार से 1 महीने पहले हमने एक कमेटी का गठन किया था जिसमें किसानों के लिए खास तौर पर सुभाष बराला जी उसके अध्यक्ष थे, उसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई है। उसके बारे में भी अभी बजट में आपको प्रावधान मिलेगा। किसानों को बहुत राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से इन लोगों के कार्यकाल में किसानों को कमर तोड़ी जाती थी, हमने किसानों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे। और आम लोग और लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है राज जी। आज जनमत हमारे पक्ष में है। चाहे इससे पहले 5 जिलों के कॉर्पोरेशन चुनाव हुए हो, चाहे जींद का उपचुनाव हुआ हो, जनमत हमारे पक्ष में है। तो वही तो मैंने आपसे सवाल किया था हमारे पक्ष में, मैंने वही तो आपसे सवाल किया था जिस पर आप भड़क गए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर जनमत आपको चाहिए तो इस बजट में आपको हर वर्ग को साधना होगा, क्योंकि गेम तो वोट की है साहब। आप कह रहे हैं कि गेम वोट की नहीं है, चुनावों से इस बजट का कोई लेना देना नहीं है। सेवा का माध्यम है, हमारा राजनीति करना माध्यम नहीं। हम सेवा करने के लिए आए हैं। चाहे हमारा राजनीतिक कैरियर कुछ भी हो, चाहे राजनीतिक इसकी दृष्टि से आप कुछ लोग देखें, राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करना उनका काम है, लेकिन हम सेवा के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में आए हैं। राजनीति में है, राजनीति में है तो राजनीति होनी भी चाहिए, की भी जाती है। और राजनीति एक नेगेटिव नोशन नहीं है, पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव तरीके से की जाए। दीप कमल हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता है जेजेपी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। दीप कमल, पहला सवाल यही कि आखिरी बजट है तो क्या इस पूरे बजट पर एक चुनावी छाप दिखने वाली है? क्योंकि केंद्र हो या प्रदेश हो, चुनाव तो दोनों होने हैं। देखिए राज्य, हम ये बात इसलिए आशंका कर रहे हैं इस बात की क्योंकि हमने 2 हफ्ते पहले ही केंद्र का बजट देखा है और उसकी जो पहला इंप्रेशन जो सबको दिखा है वो यही है कि सरकार ने लोगों को चुनावी रिश्वत देने की कोशिश की है। इससे पहले जहां भाजपा सरकार केंद्र में भी और हरियाणा में भी बार बार इस बात पर जोर देती रही कि हमें लोगों को कोई फौरी जो है वो राहत या वैसे फायदे नहीं देने हैं, हमें लॉन्ग टर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, आधारभूत ढांचे पर बातें करनी है। लेकिन चुनावी साल आते आते ये सरकार अपने ही विचारों से, अपनी ही धारणाओं से भटक गई। जिस तरीके से आपने देखा कि किसानों को चुनाव के इस आखिरी साल में ऐसा लालच देने की कोशिश की है जो कि बिल्कुल ही अनैतिक है। उनको ऐसी चीज दे दी है कि उससे उनकी ना कोई आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, ना उनकी जो कृषि की उपज है उसका कोई फायदा होने वाला है, या उसकी कोई प्रोडक्शन बढ़ जाए, या
उसमें उसको समर्थन मूल्य मिल जाए, लेकिन हाँ उनकी जेब में, उनके अकाउंट में कुछ पैसा दिख जाए, बस इतनी कोशिश है। और उसमें भी उससे आगे एक कदम और आगे बढ़कर पिछले 3 महीने का पैसा इस बजट में पास करवाया जा रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 जनवरी से वो घोषणा लागू कर दी है, क्योंकि अगर अप्रैल से करते तो उनके खाते में पैसे नहीं दिखा पाते। अब जो 2000 रुपए जो कल से लॉन्च किया है, कुछ किसानों के खातों में डाले भी हैं, कुछ वैसा ही। मैं इसलिए ये वाकया आपको बता रहा हूं कि हमने जब जो भी सरकार होती है, अगर एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में है तो उन्हीं नीतियों पर चलती है। ऊपर से जैसा संदेश दिया जाता है, जैसा निर्देश दिया जाता है, राज्य सरकारें वैसे ही काम करती हैं। जैसी मिसाल केंद्र में भाजपा सरकार ने कायम कर दी, कैप्टन अभिमन्यु उससे भटक नहीं पाएंगे। उनको भी अपना चुनाव फेस करना है, 2 महीने या 1 महीने बाद तो लोकसभा का ही, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने विधानसभा के लिए। तो मुझे लगता है अंतरिम बजट जो होता है उसकी जो आत्मा होती है, जो भावना होती है, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो खत्म कर रहे हैं। ये अंतरिम बजट अपने चुनाव होने तक और अगली सरकार बनने तक के जो जरूरी खर्चे हैं, जो बेहद जरूरी खर्चे हैं, जिनको टाला नहीं जा सकता, उनको पास करवाने के लिए पेश किया जाता है। लेकिन सरकार ने चाहे वो टैक्स के जो स्लैब में जिस तरीके से छूट देकर 5 लाख रुपए तक के लोगों को टैक्स फ्री कर दिया, और किसानों को जैसे फायदे दिए, कुछ और वर्गों को भी दिए, ये कहीं ना कहीं लोगों को सीधे तौर पर ये दिखाने की कोशिश है कि हम आपकी जेब में ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, आप वोट हमें दीजिए। केंद्र की छाप भी दिखेगी, चुनावों से जोड़कर इस बजट को देखना होगा, ये मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि 2 चुनाव है इसी साल में, और हरियाणा के लिहाज से तो हम कह रहे हैं विधानसभा चुनाव भी है। सतबीर जी, अगर हम इस पूरी के पूरे परिदृश्य को समझते हैं तो हरियाणा के लिहाज से किसान वर्ग बेहद अहम है। किसानों के लिए बीते 4 सालों में क्या कर पाई बीजेपी, और इस बजट में क्या खास रह सकता है? सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं, वैसे बीजेपी से बनता है कि विपक्ष इस पर सोचता क्या है कि कुछ वाकई में हो पाया किसानों के लिए? देखिए राजी, जो जिस प्रकार का इनका चुनाव मैनिफेस्टो भी था, जो सबसे बड़ी जिस पे मैं अगर कहूँ किसी भी तरह से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन्होंने ये वायदा किया था कि किसानों को स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से उनको समर्थन मूल्य देंगे, सबसे बड़ी बात थी। वही इन्होंने पूरी नहीं की 4.5 साल तक, और की तो आधी अधूरी की। उनको इतने कर्जे के अंदर दबा दिया, उनकी कमर तोड़ दी, और अब 4.5 साल बाद अगर दिया है वो भी पूरा नहीं दिया। वो जो C2 का जो फार्मूला था उसमें 50% ऐड करके देना था, वो इन्होंने दिया नहीं। तो लाभकारी मूल्य का जिसको कहते हैं, लागत का जो और उसमें जो मिलना चाहिए था, उनकी लागत जिससे रिकवर हो जाए, वो तो दिया नहीं। अब उसके बाद में 6,000 रुपए का जो लॉलीपॉप दिया है, इसका कोई लंबा चौड़ा लाभ नहीं है। वजह इसकी ये है, देख मैं एक मिनट हूं, स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर के लिए दिया गया है। अब 5 एकड़ तक का जो किसान उसको दिया है, 1 एकड़ पे ये 1,000 रुपए भी नहीं आया, एक एकड़ पे। और अगर उस तरह से देखें, इसको 500 रुपए महीने का पड़ता है किसान को। अगर 4-5 की फैमिली का हो, अगर हर फैमिली में होते हैं, तो क्या उसमें मेरा ही सवाल है, मजाक है, बेसिक तो इनपुट कॉस्ट को कवर करने के लिए मेरा सवाल है। सवाल ये है कि आपको आपत्ति किससे है कि 6,000 रुपए दिए गए, ये कम है, इससे आपत्ति है, या ये दिए गए इससे आपत्ति है? कम है, बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात है। आप एक देख दिए, एक छोटी स्टेट है तेलंगाना, वहां पे मार्जिनल फार्मर को, मुझे तो इससे भी आपत्ति है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये 6,000 की जगह 60,000 होता तो क्या आप इसे बेहतर मानते हैं? क्योंकि मुफ्त जब जहां पर लग जाता है, की नहीं है साहब, जो मुफ्तखोरी है इसको गलत तरीके से ले रहे हैं, ये मुफ्त की बात नहीं है, वो गलत है। ये किसानों को, लेकिन अगर आप कह रहे हैं समर्थन मूल्य सही देते तो सतबीर जी, फिर आप इसी बात पर आगे बढ़ाते। मैं क्या सोचता हूं, उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। मैं कहता हूं कि आपने तो वो भी नहीं दिया जब आपकी सरकार थी, इन्होंने कुछ तो दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल ही उस तरह की बात करें। इन्होंने तो हर जगह मारा है किसान को। अब एक बात बताइए, 5 साल में जो समर्थन मूल्य उन्होंने शुरू में देना चाहिए था, मैनिफेस्टो में भी था, जिसकी उसमें लेके सत्ता में आए, वो किसानों की कमर तोड़ दी। 5 साल 4 साल तक उनको नहीं मिला, उनको लागत मूल्य नहीं मिला ठीक प्रकार से, और जो इनका वायदा किया था उससे उनकी कमर तोड़ी। इसकी तो जरूरत ही नहीं थी 6,000 की। ये तो अब इलेक्शन ही रहा है, इसलिए थोड़ा सा एक लॉलीपॉप दिया है, अदरवाइज की जरूरत कहां थी? हम कम कह रहे हैं ये देना चाहिए था। वो अगर समर्थन मूल्य ठीक है, अगर INLD से हम पूछना चाहें कि एक सुझाव दें कि किसानों की समृद्धि के लिए इस प्रदेश में क्या किया जा सकता है, तो सतबीर जी जो यहां पर पहुंचे INLD का पक्ष रखने के लिए, वो क्या एक वो फॉर्मूला देंगे? देखो, फार्मूला तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट अपने आप में काफी अहम है, सारे देश ने इसको माना है। अगर वही दे दी जाती, कम से कम किसान की जो पोजीशन है, जो आज डेप्ट में दबा है किसान, वो नहीं होता। और थोड़ा बहुत उसको एक जो चीज है, जो हमारे पार्टी का हमेशा स्टैंड इस पर रहा है और हमने उसको बार बार कहा है, जिस प्रकार से तेलंगाना स्टेट में दिया है, जिस तरह बिजाई करता है किसान, उसको पहले दो, ना कि लागत तो जब पूरी हो जाती है, जब बिकती है, जब मिलती है, उसको बिजाई के टाइम पे उसको खाद बीज पानी के लिए, दवाइयों के लिए
वहां पे 4,000 पर एकड़ के हिसाब से दिया जाता है। अगर 5 एकड़ का समाल फार्मर है तो 20,000 पे हो गया। 20,000 एक रीजनेबल अमाउंट है जिससे उसकी फसल बोई जा सकती है, वो कम से कम उसको एक मतलब सपोर्ट हो सकती है किसान ठीक है, को। इतनी सी बात। ठीक है। तो सतबीर जी, जो आप ये चीजें बता रहे हैं वैसे तो अब मुमकिन नहीं, बजट तो आने को है, लेकिन सुदेश जी, सीधा आरोप ये है कि आपने रिश्वत दी है किसानों को, किसान वर्ग को, कि वो जो पैसे दिए गए हैं वो वोटों में कन्वर्ट हो जाएं लोकसभा चुनाव के दौरान और हरियाणा के लिहाज से विधानसभा में भी। पहला सवाल तो ये कि जो ये पैसे दिए गए, इससे क्या लगता है आपको कि बहुत सी चीजें बदलने वाली है किसानों के लिए? और स्वामीनाथन पर जो बहस लंबी छिड़ती दिखती है उस पर हर दल आपको घेरता दिखता है। देखिए राज जी, अगर बात करें इन लोगों की, जिस प्रकार से कह रहे रिश्वत के तौर पर, तो रिश्वतखोर आदमी को तो रिश्वत दिखती है। जिस प्रकार से रिश्वत के आरोप में इनके आका जेलों में बंद पड़े हैं, युवाओं के अधिकारों के हनन में जेलों में सड़ रहे हैं, ये लोग रिश्वत की बात करेंगे। हमारा काम बेरोजगार युवाओं के हनन में और भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायपालिका का आदेश है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश की पूरा देश जानता है। बिल्कुल क्यों जेल में है? वो जेल में क्यों है? बिना मतलब के जेल में, सब पता है। बेरोजगार युवाओं के हनन में और भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार का अगर बात करें स्वामीनाथन रिपोर्ट की, मुद्दे पर रहेंगे। अगर आप इधर उधर जाएंगे तो फिर और आप टोकेंगे, क्योंकि वो भी अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं मुद्दे पर। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात करें तो प्रोफेसर स्वामीनाथन जी ने खुद ट्वीट करके कहा कि जो मैंने नीति और नियत बनाई थी उस पर अगर किसी ने काम किया है तो हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और किसानों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने की अगर मैं बात करूं तो सबसे जरूरी किसानों के लिए पानी होता है। दक्षिण हरियाणा का किसान पानी के लिए और बिजली के लिए प्रताड़ित था। जो कांग्रेस के समय में जिनकी कमर तोड़ने का काम किया, जबरन उनकी जमीनें खोजने का काम किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हमने आखिरी टेल तक पानी पहुंचाकर उनको राहत पहुंचाने का काम किया है। जगमग योजना के तहत हमने कई हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया है। 24 घंटे बिजली का प्रावधान हमने कई प्रदेशों उसमें जिलों में किया है। अगर किसानों के हक और हकूक की बात करें तो हमारे सरकार में किसानों के ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सुदेश जी। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पहुंचे हैं और विधानसभा में बस एंट्री लेने को है। बजट पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे बजट पेश करने का वक्त है। पहले 11 बजे कहा गया था, लेकिन 12 बजे पेश हो रहा है हरियाणा का बजट और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु यहां पर पहुंचे हैं। 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट होने का अनुमान है। आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और विधानसभा में एंटर होते हुए। तो कुल मिलाकर जो पूरा मेज है वो सज चुका है और कुछ ही देर में बजट आप सबके सामने होगा। सुदेश जी, वापस आपके पास आ रहे हैं। जो बात हम कर रहे हैं वो बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस वक्त में ये पैसा आया है लोगों के अकाउंट्स में, जो बात दीप कमल ने भी यहां पर की कि आप जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में किसानों को ये पैसा दे रहे हैं पीछे से लेकर। अगर इतना ही पीछे से लेकर देना था तो जो टैक्स स्लैब को घटा दिया गया, जो सीमा बढ़ा दी गई, उस सीमा को भी पीछे से लागू करते। वो आप लागू करते हैं आने वाले साल से, बाकी चीजें आप लागू कर देते हैं पीछे वाले साल से, तो ये तो साफ गड़बड़ है। हरियाणा के प्रदेश की बात करें तो कृषि प्रधान प्रदेश रहा है और कृषि प्रधान प्रदेश को देखते हुए जिस प्रकार से किसानों को राहत पहुंचाने का काम अगर हम अप्रैल से कर सकते थे, जनवरी में कर दिया तो उनको क्या आपत्ति है? इसका मतलब है किसान विरोधी है। अगर किसान को कोई भी सुविधा सरकार किसी टाइम से पहले से देती है तो अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए। राजनीति का सतर इसलिए गिरता जा रहा है राज जी, अगर कोई अच्छी योजना शुरू होती है, चाहे किसानों के पक्ष में हो, कर्मचारियों के पक्ष में हो, तो उसका स्वागत करना चाहिए। जहां धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर करना चाहिए, निसंकोच करना चाहिए। ये बहुत अच्छी योजना सरकार ने लागू की है, एक शुरुआत की है। आने वाले समय में बुढ़ापा पेंशन 100 रुपए से लागू हुई, आज देखो 3,000 रुपए है। तो ये जैसे शुरुआत हुई है तो आने वाले समय में इसको बढ़ाया भी जा सकती है। मैं बता रहा हूं किसान क्या कह रहे हैं, क्योंकि बात हम यहां किसानों की कर रहे हैं, तो किसान क्या कह रहे हैं ये जरा जान लेना जरूरी है। मनोहर, सरकार के बजट से किसानों को क्या उम्मीदें, सुन लेते हैं जरा। किसान के लिए तो कुछ भी नहीं है। इसने किसान का तो मजाक बना दिया सरकार ने, उस किसान को कुछ भी नहीं दिया। अब देखो जो होना की बात है भी जो कि जो 2,000 रुपये दे रहे हैं, इसकी बजाय रेट बढ़ाओ, हर एक किसान को फायदा होगा। जो छोटे कर दिया, जो सरकार का टैक्स भर रहे हैं वो कहाँ से भरेंगे? बजट के ऐसे हम कहते हैं जो बजट आए है उसमें किसानों को कुछ फायदा हुआ है, उसका इनके फसलों के रेटें वगैरह में बढ़े और जो उनके कर्जे इनके जो किसान दब गया उनको माफ किया जाए। काम पूरा हुआ हो और उसको ना मिला हो, काम करने नहीं आया तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। असीम जी, नहीं जी, असीम जी 2946 नहीं श्रीमान जी, क्या बात है, सारी नहीं तो जी भाई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूं
आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा 28/5/2016 को 12,648 एक ये घोषणा थी और लगभग 3.25 साल चल रही है और वापस लौटेंगे जब कैप्टन अभिमन्यु प्रश्नकाल से शुरुआत होगी। बहरहाल वापस सुदेश जी आपके पास आ रहे हैं और जो अभी किसानों ने कहा उस पर मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। ये वो किसान है जो परेशान है, जो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। ना तो वो 6,000 रुपए आपके दिए जाने से खुश नजर आते हैं, ना तो वो ये कहते हैं कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट को आपने आधा अधूरा लागू किया उससे वो बहुत ज्यादा खुश है। तो ये ना तो मैं कह रहा हूं, ना तो न्यूज़ 18 कह रहा है, ना ये कोई विपक्ष का नेता कह रहा है। ये वो किसान कह रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी बात करें तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हमारे से किसान खुश है, लेकिन किसानों को राहत पहुंचाने की अगर काम किया है तो हमने किया है। इससे पहले किसानों के बारे में कोई सोचता नहीं था, उनकी कमर तोड़ने का काम किया जाता था। चाहे एमएसपी मूल्य बढ़ाने की बात हो, हमने मक्का का 1425 से 1700 किया, हमने कपास का 4020 से 5400 किया, बाजरे का ऐतिहासिक रेट 1950 रुपए कभी भी नहीं, एक एक दाना हमने खरीदने का काम किया और 1950 रुपए उसका एमएसपी बढ़ा के हमने देने का काम किया। दीपकमल जी, जो ये लुभावने से आंकड़े नजर आ रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ कमी तो दिख रही होगी आपको। देखिए राज, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं उससे, उनकी बातों से ही ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4-4.5 साल में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से उनको आखिरी के महीनों में इतनी बड़ी ऐसी बात करनी पड़ी है जो उनकी खुद की नीतियों के खिलाफ है। ये नीति इनको शायद पता नहीं है, लेकिन लोग इस बात को जानते हैं कि इस तरीके से फौरी राहत देने की नीति कांग्रेस पार्टी की रही है। वो बार बार, चाहे वो कर्ज माफी के रूप में हो, दूसरे रूपों से हो, वो लोगों को इस तरीके से तुरंत कोई ना कोई कैश फायदा देने की में यकीन रखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा कि वो इस तरीके की चीजों में नहीं आएंगे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा के कैप्टन अभिमन्यु हो, उन्होंने हमेशा इन चीजों को नकारा है। लेकिन आखिरी चुनाव में आते आते ऐसा क्या दबाव आ गया, कौन सा मन में खोट आ गया कि किसानों के लिए उनको इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। जैसे आप पूछ रहे थे कि क्या ये 2,000 रुपए या 6,000 रुपए साल के देने का जो फैसला है, इसमें गलत क्या है और इसमें सही क्या है। इसमें सोच गलत है, ये तरीका गलत है, ये अप्रोच गलत है बिल्कुल। आप 500 रुपए एक किसान के परिवार में देकर क्या, आपको क्या लगता है उससे क्या हो जाएगा? 500 रुपए से क्या हो जाएगा? एक टीवी का रिचार्ज हो जाएगा या 2 लोगों के फोन रिचार्ज हो जाएंगे। आज के दिन की जरूरतें तो बिल्कुल अलग हैं। या उनका एक डील या उनका खाता कट्टा आ जाएगा। महीने के 5,000 भी अगर देते हैं तो क्या वो वाकई में एक ऐसा कदम है जिससे आने वाले वक्त में किसान समृद्ध होने वाला है? मैं तो ये कह रहा हूं कि हम क्यों कोई ऐसी चीज दें जिसमें मुफ्त लगा हो, हम क्यों उन जगहों पर पैसा ना दें जहां से और समृद्धि हो पाए। जो बात स्वामीनाथन रिपोर्ट की होती है, क्या आप स्वामीनाथन रिपोर्ट पर आ जाते हैं? किसानों का मसला है, क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट में क्या कमियां अभी भी जो है जो लगती है आपको? स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, जिसमें कृषि विश्वविद्यालयों से लेकर सॉइल टेस्टिंग से लेकर किसानों के जो लोन से संबंधित मसले हैं उनको लेकर, और सबसे प्रमुख बात जो है उनके एमएसपी को लेकर है, उनको उनकी फसल का दाम कैसे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ चालाकी की है, जो धोखा किया है, वो एमएसपी को लेकर ही मुख्य रूप से है। इन्होंने क्या किया कि पहले पिछले साल के केंद्र के बजट में ये कह दिया कि हमने पिछली जो खरीफ की फसल थी उसका हम कुछ फसलों का 1.5 गुना ऑलरेडी दे रहे हैं और कुछ का अब आगे रबी के सीजन में दे देंगे। वही काम इन्होंने यहाँ हरियाणा में किया। अब उसमें चालाकी क्या है? चालाकी ये है कि आप लागत का जो मूल्य है वो कैसे तय करते हैं, कैसे निर्धारित करते हैं, उसके लिए कौन सी एजेंसी को आप प्रमुखता देते हैं। हरियाणा सरकार के आधिकारिक आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं जो हर साल भेजे जाते हैं, वो हमने पिछले साल ओम प्रकाश धनखड़ जी से पूछा था कि वो आंकड़े ये कहते हैं कि गेहूं का जो लागत है वो 2100 रुपए प्रति क्विंटल है। आप, ये हरियाणा सरकार के आंकड़े हैं, ठीक है, आप उस तक अपने एमएसपी तक को भी नहीं ले जा पाए हैं। आप 1.5 गुना तो छोड़िए। इसके जवाब में कैप्टन अभिमन्यु ने, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इसके जवाब में बड़ा शानदार जवाब दिया था। इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा था कि राज्य सरकार तो जानबूझकर हम बढ़ा चढ़ाकर भेजते थे ताकि उतनी बढ़ी हुई लागत देखकर केंद्र सरकार कुछ तो बढ़ा दे, कुछ तो दे दे। यानी उन्होंने अपने ही अधिकारियों को, अपनी ही पिछली सरकारों को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि हरियाणा में जो अब तक लागत कैलकुलेट की जाती थी सरकारी तौर पर वो गलत थी, वो फर्जी थी। इतना बड़ा एक्सक्यूज उन्होंने दे दिया। इसके बाद दूसरी बात, ओम प्रकाश धनखड़ जी विपक्ष में होते हुए वो एक बैनर लेकर जो है वो प्रदर्शन करते थे। ये आज से 8 साल पहले की बात है, 2011-12 की बात है। तब जो वो प्रदर्शन करते थे उस वक्त उन्होंने उसके ऊपर गेहूं का समर्थन मूल्य 2100 रुपए मांग रखा है और आज के दिन 1650 रुपए है। 8 साल पहले जो आप मांग रहे थे उस तक भी आप कृषि मंत्री होते हुए आज के दिन भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये किसानों के साथ जो चालाकी कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि अब किसानों को ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, अब चुनाव आ गए हैं, अब दिखाना है कि आपकी नीतियां हमारे लिए कितनी घातक साबित हो रही है। तब इनको यह ध्यान आया है कि कुछ भी करके किसानों को एक बार शांत किया जाए, उनका गुस्सा जो है
थोड़ा सा कम किया जाए, इसलिए उनके अकाउंट में इतनी जल्दी डाल भी दी। आप देखिए कोई और योजना जो घोषित हुई है बजट में, क्या एक भी इतनी तेजी से बढ़ी है? बिल्कुल 2 हफ्तों के अंदर अंदर आप अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। ये बात तो माननी होगी कि अगर सरकार चाह ले तो सरकार कर सकती है, क्योंकि जो चाहा वो कर लिया। यहां पर तो कम से कम दिखता है वो चुनाव के वक्त ही जो है वो किसान का पैसा किसान को मिला नहीं, इसलिए किसान को मजबूर होकर के कोर्ट पे जाना पड़ा। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसमें आप उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के संज्ञान में मामला है और आपको इस बात की भी जानकारी है कि पैसा 26 दिन बाद ही जमा कराया गया था। उसके अलावा एक चीज और भी, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनमें किसान के खाते खुले हुए केसीसी के माध्यम से, और उन केसीसी के खातों के अंदर जो पैसा जमा होता है उसमें अगर किसान से बिना पूछे, बिना उसकी स्वीकृति ले बिना बैंक जो है उनके खाते से पैसा काटती रही है। अगर नहीं काटेगी तो भी ये मान करके चलो जब उसका प्रीमियम नहीं काटा गया तो फिर किसान को पैसा नहीं मिलेगा। ओबीसी बैंक सरसा का एक मामला है जिसमें बहुत से किसानों को इसको लेकर के दिक्कत आ रही है कि उनसे बैंक के अंदर जो उनके खाते थे उनसे बिना स्वीकृति के ही प्रीमियम नहीं काटा। इस वजह से किसान को प्रीमियम करने की दशा में फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिला, जबकि किसानों को केसीसी खाते हैं और उनमें बैंक का उनका प्रीमियम नियम के अनुसार काटना जरूरी है, तो वो भी नहीं काटना, उसकी वजह से भी किसान का एक सीधा सीधा नुकसान है। उसके इलावा अब पिछले दिनों बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई बहुत सी जगह पे, उसकी वजह से भी किसान की फसल का खासा नुकसान हुआ है। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या इस बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, एक जो बवंडर आया था पलवल में, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, क्या सरकार उसकी भरपाई भी करेगी? क्या उनको भी मुआवजा देगी? क्या उन लोगों को, जिन लोगों के घर उजड़ गए, जिनके पशु मर गए, जिनके लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, क्या उनकी भी सरकार कोई मदद करेगी? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य ने, प्रतिपक्ष नेता ने सही कहा, 7 से 18 किसानों का और 1446 हेक्टेयर का ये मुद्दा है। ये कंपनी की बजाय बैंक की गलती है और हमने ये मामला केंद्र सरकार के सामने उठाया और वहाँ से भी हमको लगभग अभी तक निपटा नहीं, लेकिन रिस्पांस पॉजिटिव था कि हम इसको इनका कंपनसेशन दिलवाएंगे। इन बिटवीन किसान जो है कोर्ट में गए हैं और हमने विभाग को आदेश किए हैं कि सरकार भी कोर्ट में किसानों के साथ पार्टी बने दिलवाने के पक्ष में, क्योंकि ये लापरवाही बैंक की है और बैंक ने लापरवाही की है तो बैंक इसकी क्षतिपूर्ति करे। बल्कि आज एक विषय और भी अच्छा आया कि आने वाले समय में ऐसा कोई एक फंड रखा जाए कि ऐसे ज़्यादा मामले डिले होते हों तो हमारा जो हमने किसान कल्याण प्राधिकरण बनाया है वो किसानों की उस समय चिंता करे। मान लो ये मामले कई बार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कंपनियां तो बड़ी होती हैं, बैंक भी बड़ी होती हैं, किसान छोटा होता है, तो ऐसे में अगर सरकार को ये लगता है कि नहीं ये जायज़ बात थी, लड़ाई लंबी चलेगी, तो ऐसे में उन किसानों को ज़्यादा समय नहीं लगे, सरकार कुछ उस मामले में करे। इस विषय पर भी एक विचार शुरू हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बहुत बड़ी संख्या में, कुल मिला के अगर मैं पूरे हरियाणा का डाटा दूं तो जिसमें रिपीटिशन है, मतलब हर फसल में वही किसान आते हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या इस नाते से वो कवर होकर अपना क्लेम अच्छे से ले चुकी है। लेकिन अब एब्सोल्यूट अगर मैं ये कहूँ कि भाई कितने परिवारों तक गया होगा,
तो नेता विपक्ष किसानों का मसला उठा रहे हैं और कृषि मंत्री उस पर जवाब भी दे रहे हैं। बैंक की गलती बताई जा रही है, मामला केंद्र तक भी पहुंच चुका है, तमाम चीजें चल रही है, विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। मनोहर सरकार के बजट से युवाओं को क्या उम्मीद है, जरा वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा पर जाएंगे। फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके लिए जो है मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन पे जो भी टैक्स लगता है या कोई भी जो उनका एक्सपेंस है वो कम कर देना चाहिए, उनकी फीसेस जो है स्कूल कॉलेजेस की वो कम कर देनी चाहिए। एजुकेशन इतनी कॉस्टली है कि जो हम चाह रहे हैं वो हमें पाने के लिए बहुत सारा पे करना पड़ रहा है, तो थोड़ा एजुकेशन की साइड से भी, और अगर देखें तो जो हमें घर में चीज़ें चाहिए होती है उस वजह से भी हमें थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। ट्रीटमेंट कराना आजकल लोगों के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल सा हो गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनमें बैलेंस बना के रखे ताकि आम पब्लिक जो वो सफ़र ना करे। मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, बजट में सबके बारे में सोचें, ना SC BC जनरल सबको इक्वल रखें, बिकॉज ऑल आर इक्वल। तो ये युवाओं को आपने सुना और युवा कह रहे हैं कि पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, हर एक चीज महंगी हो रही है तो पढ़ाई भी महंगी होगी, और एजुकेशन तो सबसे बड़ा बिजनेस आज की तारीख में बन चुका है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से रंजिता मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट के इस पूरे के पूरे दिन आप सबसे हम चर्चा कर रहे हैं, बात किसानों की हो चुकी है। रंजिता जी, आपके पास जब आऊंगा तो किसानों पर भी आपसे जान लेंगे, लेकिन युवाओं पर अब जा रहे हैं क्योंकि युवाओं को हमने अभी अभी सुना। कटारिया साहब, युवाओं के लिए क्या कुछ हुआ और क्या कुछ करने की तैयारी है? वक्त आपके पास बहुत कम है इस बजट के बाद, तो ऐसे में युवाओं के लिए कुछ करेंगे? युवाओं में एजुकेशन भी आती है, रोजगार भी आता है और बेरोजगारी भी आती है। बिल्कुल राज जी, अगर हम बात करें युवाओं की तो सबसे सर्वप्रथम जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हरियाणा प्रदेश में अगर कहें तो हमने युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। जिस प्रकार से इन लोगों के कार्यकाल में युवाओं के अधिकारों का हनन किया जाता था, पर्ची और खर्ची की सरकार थी, किस प्रकार से सरकारी नौकरियों खुले तौर पर बोली लगाई जाती थी, उसकी हमने व्यवस्था परिवर्तन करके योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। और आने वाले समय में भी इस बजट में भी आप देखना युवाओं के लिए बहुत सारे प्रावधान होंगे, हर वर्ग के लिए खुशी की बात होगी। प्रत्येक हर वर्ग, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, कितनी नौकरियां दे दी आपने बीते 4.5 साल में और कितनी नौकरियां आप आने वाले 6 महीनों में दे देंगे? देखिए, अगर नौकरियों की बात करें तो 50,000 नौकरियां हमने सरकारी योग्यता के आधार पर देने का काम किया। जिस प्रकार से इन लोगों के कार्यकाल में, कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में 39,000 नौकरी, हमने 50,000 नौकरी देने का काम किया। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो हमने 38 लाख नौकरियां देने का काम किया और 13,000 उद्योग लगाने का हमने काम किया। बहुत शानदार। रंजिता जी, ये आंकड़ा सीधा सीधा है जो इन्होंने दे दिया, इसी आंकड़े पर बात कर लेते हैं। 39,000 आपका है, 50,000 इनका है, 4.5 साल का, ये क्लेम कर रहे हैं। इनका जुमला बजट आता है, वैसे ही जुमले फिगर्स जो हैं वो कटारिया जी के द्वारा दी जा रही हैं। इनके स्वयं मुख्यमंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने अभी तक 28,000 नौकरियां दी हैं। जनाब, आपने आंकड़े, कटारिया साहब जब आप बोलेंगे मैं बीच में नहीं बोलूंगी, और जब मैं बोलूं गुजारिश है कि आप बीच में मत बोलिए। जब आपकी बारी का, आपकी यशस्वी मुख्यमंत्री बार बार झूठ बोलते हैं, आप अपनी बारी में बोलिएगा जब आपकी बारी आएगी। कटारिया जी, कटारिया जी, कटारिया जी, कटारिया जी, कटारिया जी डिबेट के लिए बैठे हैं। कटारिया जी, कटारिया जी, कटारिया साहब, कटारिया साहब, आप लोगों ने झूठ और लूट की राजनीति की है। हो गया साहब, हो गया साहब, हो गया। दीप कमल जी, एक मिनट दे दें, एक मिनट दे दें, एक मिनट। युवाओं का अधिकार, कटारिया साहब चिल्लाएंगे नहीं। कटारिया साहब, अच्छा इसलिए आप झूठ बोलेंगे? नहीं, इसलिए आप झूठ बोलेंगे। 38,000 का कटारिया साहब, 38 का, कटारिया साहब मुझसे बात कर लीजिए। 38,000 का कटारिया जी, कटारिया जी, कटारिया जी शांत हो जाए पहले तो। मैं चाहूंगा कि इस डिबेट को शांत कर लेते हैं, इस डिबेट को शांत कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए शांत करते हैं, 1 मिनट के लिए शांत करते हैं। दीप कमल जी 1 मिनट शांत, 1 मिनट शांत। कटारिया साहब, हो गया साहब, हो गया। कोई नहीं सुन रहा इस तरह से, कोई नहीं सुन रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कटारिया जी, अब मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि जो आरोप आप पर लगेंगे आपको सुनने पड़ेंगे, क्योंकि हम सुनने के लिए बैठे हैं। आप बीच में नहीं आ जाएंगे और हम सुनेंगे, उसके बाद हम एक दूसरे पर वापस बात करेंगे। आपको मौका दिया, आपने कह लिया। रंजिता जी कह रही हैं। देखिए राज, अभी आदत है इनकी, झूठ बोल लो, जोर जोर से बोलो और बार बार बोलो, करें। 28,000 नौकरियां स्वयं मुख्यमंत्री जी स्वीकार करते हैं कि हमने दी। जनाब, आपने वादा कितना किया था? 2 लाख नौकरियां हर साल देने का, तो उस हिसाब से अब तक तो 8 लाख नौकरियां लग जानी चाहिए थी। तो ये ऊंट के मुंह में जीरा 28,000 का आप दे रहे हैं, फिर आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इतनी दी थी, हमने इतनी दे दी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज आपने उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, 6,000 और 9,000, उसका क्या हुआ?
आज हर घर के अंदर 2 युवा बेरोजगार बैठे हैं। आप झूठे वादे करते हैं। आपने कहा कि हमने योग्यता के आधार पर उनको लगाया। आज पीएचडी बच्चे जो है वो पियून की जॉब कर रहे हैं, ग्रुप डी की नौकरियों में भर्ती किए जा रहे हैं। 18 लाख आवेदन आए थे ग्रुप डी के लिए और 18,000 नौकरियां थी। इससे आप आंकलन लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम पूरे प्रदेश के अंदर क्या है। आप वादा क्या करते हैं? पूरे देश के अंदर आप 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते थे और हरियाणा में 2 लाख नौकरी देने की बात करते थे, पर आंकड़े वो बताते हैं कि आपने जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स पे लोग रखे हैं 17,000 आपने नौकरियां कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की दी है और 35,000 पुराने निकाल दिए हैं। तो आप बैलेंस कहां से बनाएंगे? आप अपनी बात को जस्टिफाई तो आंकड़ों के हिसाब से करेंगे। आपने आरोप लगा लिए, जवाब में लूंगा सुदेश जी, लेकिन उससे पहले दीप कमल जी, आंकड़े 2 निकल गए। अब पहले बीजेपी कहती है कि हमने 50,000 नौकरियां दे दी इन 4.5 साल में, कांग्रेस ने 10 साल में 39,000 दी थी। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ बीजेपी ने तो साहब 28,000 नौकरियां दी 4.5 साल में। अगर उस लिहाज से भी हम समझते हैं तो कांग्रेस ने तो कहीं ज्यादा दे दी। मैं चाहूंगा कि आप इन आंकड़ों को अगर बता पाएं कि इनमें क्या सच्चाई, क्या झूठ, या जेजेपी क्या समझती है। देखिए राज, भारतीय जनता पार्टी की, जैसे मैं पहले एक दूसरे उदाहरण में कह रहा था कि ये नीति ऊपर से शुरू होती है। जैसे ऊपर के शीर्ष नेता जो है इनके, वो झूठे वादे करते हैं, जुमले लोगों के बीच में फेंकते हैं और वही क्रम राज्यों में आता है, वही क्रम टीवी स्टूडियो में आता है कि आप बड़ी बड़ी बातें कह दीजिए बस एक बार। आप जो मन में आए, जो आपका ख्याल हो, विचार हो, जो आपके सोचो वो आप कह दीजिए। उसके बाद में उसका कोई हिसाब नहीं है। अब आप 38,000 प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों का इन्होंने दावा कर दिया यहाँ पर। 38 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दे दी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस आंकड़े का कोई आधार नहीं है किसी भी तरीके से। आप यानी 50,000 का जो आंकड़ा है उसे चैलेंज, 50,000 का आंकड़ा भी झूठा है क्योंकि मुख्यमंत्री जो बताते हैं वो इतना नहीं है। मैं अभी एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पिछले जो 17,000 उसके अंदर जो डी कैटेगरी की नौकरियां आई हैं, उसके बाद और कुछ और पीछे भर्तियां हुई हैं, वो सब जोड़ के भी किसी भी हालत में 50,000 नहीं बनता है। मैं चाहूंगा कि कटारिया जी बता दे ब्रेकअप, इनके पास तो आधिकारिक आगे बढ़ेंगे तो झूठ है, इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे साहब। आप सबसे मेरी गुजारिश है, ऐसे एक करके सब बोल रहे हैं। राजवीर जी आपका मौका है, राजवीर जी कहेंगे। राज, इसी बात में 2 झूठ हैं जो इन्होंने अभी 11,000 कह दिया। पहली बात तो 11,000 नहीं है, वो 9,000 कुछ है, 9,500 से नीचे। ठीक है, उस पर बात ले लेंगे। दूसरी बात नहीं, 1700 किस बात की? 1700 किस बात की? 17,000 अभी डी ग्रुप की। अरे आपने तो 11,000 जेबीटी कहा ना। जोड़ के दिखा, आपके अनुसार ठीक है। आप बात पूरी तो होने दीजिए, आप बात पूरी तो होने दीजिए। 9,500 जेबीटी जो थे वो हुड्डा सरकार के, सुनील जी आपके पास आऊंगा मैं, सुनिए तो करें, मैं आपको बता देता हूँ। 9,500 हुड्डा सरकार के समय उनका एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया उनका। वो कोर्ट में केस था, वो कोर्ट में केस, कोर्ट की प्रक्रिया से जब क्लियर हो गया तो ज्वाइनिंग इस सरकार के दौरान हो गई। उसमें इन सरकार का क्या योगदान है? अब जब कोर्ट से क्लियर हो गया, आपके सर पे खड़े हो जाएंगे, उनको ज्वाइन करवाना पड़ेगा आपने। आप उनको भी अपने ऊपर श्रेय ले रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। 9,000 को आप 11,000 बता रहे हैं। चलिए ठीक है, ये जो आंकड़े हैं ये कंफ्यूजिंग लगते हैं। सतबीर जी आप क्या कहेंगे इस पूरे के पूरे युवाओं को नौकरी देने के मसले पर? पॉइंट ये था, इनके मैनिफेस्टो में जो बात आई थी, नए रोजगार सृजन करने थे। 2 लाख का इन्होंने वायदा भी किया था प्रति वर्ष जो देंगे। ये जो 28,000, 30,000 या 50,000 मान लीजिए, ये तो वैकेंसी है। वैकेंसी भरना तो बड़ा रूटीन का काम होता है सरकार का। ये कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। जो सरकार की उपलब्धि होती है, जो रूटीन के काम से हटके जो काम करती है, वो बात है। हमारे प्रदेश में जो रोजगार की स्थिति है इतनी बदतर हालत में हो चुकी है, जो अब आंकड़ा ही है। ग्रुप डी के लिए पीएचडी लोग मतलब लाइन मारे, अपने आप में रिफ्लेक्ट करती है। मैं ये कहना पूछना चाहता हूं, कटारिया जिसे इतनी चिल्ला के बात करते हैं, क्या इनके पास इस बात का जवाब है? हैपनिंग हरियाणा किया और कई इन्होंने ऐसे सेमिनार किए जिसमें एफडीआई इनवाइट करने के लिए किया, और उस टाइम इनका आंकड़ा आया था, बार बार इन्होंने क्लेम किया 6.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं और इससे बहुत बड़ी पूंजी आएगी, बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। लेकिन आज ये बता दें यहाँ इस चैनल के माध्यम से भाई कितनी इनकी पूंजी आई और कितनी उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट। लेकिन ये 38 लाख का जो आंकड़ा दिया है बिल्कुल झूठा है, बोगस है। ये तो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत बात कर। अच्छा दूसरी बात, प्राइवेट नौकरियां बहुत दे दी। अजी मैं बात बता रहा हूँ, झूठी है, सारी झूठी बात। जब आप ये पहले ये बता दें कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, उसी से पता लगेगा, और कितने उद्योग चालू है। उद्योग चालू होंगे जब। अच्छा एक और बात जिसमें बार बार क्लेम कर रहे हैं, हमने बड़ी ईमानदारी से दी, नहीं बड़ी ईमानदारी से नौकरियां दी और पारदर्शिता की, ये की। एक बात बताइए, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ईमानदारी से काम करे? इसमें क्या किस बात का क्रेडिट? ये छोड़िए, आप ऐसा है
अगर हमारी कोई गलती थी, देखो ऐसा है, देखिए आप चिल्लाइए मत, अब आप बीच में 1 मिनट बंद रहिए, 1 मिनट बंद रहिए, व्यवस्था परिवर्तन का पता लगा। 15 सेकंड, 1 मिनट सुदेश जी 15 सेकंड के बाद आपके पास कहता हूं, सुदेश जी 15 सेकंड के बाद आपके पास आ रहा हूं। जिस भी सरकार का काम ठीक नहीं रहा, जनता ने उसको मैंडेट दिया, बदली। भाजपा कांग्रेस की गवर्नमेंट 10 साल रही, इसका काम ठीक नहीं था, उनको बदला, इनको चांस दिया, इन्होंने बड़े बड़े वायदे, उससे पहले इन्होंने जवाब दिया है, काम बढ़िया नहीं था, इसका जवाब इनको उन्हें भी देना बदल पड़ेगा। दिया। ठीक है, ये नहीं बच सकते सुदेश जी, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ठीक है सतबीर जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब सुदेश जी आपके ऊपर आरोप ये हैं, 3 पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर है जो विपक्ष के किरदार में है, तीनों आपको झूठा बता रही हैं और तीनों एक साथ किसी भी पटल पर आते नहीं है, लेकिन इस पर आ गए हैं। ऐसा क्या झूठ आपने बोल दिया इन 50,000 के आंकड़े में कि आप पर सब बरस गए? देखिए राज जी, इन लोगों का काम झूठ और लूट की राजनीति करना था, उस पर ताला लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसी प्रकार सब मिल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर आकलन करें, हरियाणा प्रदेश में चाहे देश में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत होता है। जनमत हमारे पक्ष में है। अगर हम सही काम ईमानदारी से नहीं करते, सही काम नहीं करते, आम जनता के हक और हकूक की लड़ाई नहीं लड़ते, तो जनमत अगर आपके साथ है और आप ही के साथ रहे तो इस बजट में क्या देने वाले? मैं बता रहा हूं, अभी बजट में आपके सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हर आदमी को राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा, चाहे कोई भी वर्ग उससे अछूता नहीं रहेगा। बोलते बहुत अच्छा है बीजेपी वाले, कम से कम और कुछ चीजें हो या ना हो, लेकिन बोलते अच्छा है, ये मानना पड़ेगा। युवाओं के बाद महिलाओं की जरा बात कर लेते हैं। महिलाएं क्या कुछ उम्मीद लगा रही है इस बजट से, वो जरा सुन लेते हैं, उसके बाद महिलाओं पर बातचीत करेंगे। गृहिणी के हिसाब से अनाज दालें वगैरह सस्ती होनी चाहिए। जो पहले पीले कार्ड पे अनाज मिलता था, दालें मिलती थी, 35 किलो गेहूं मिलती थी, वो सब मिलनी चाहिए। और जो पेट्रोल डीजल है उस पे जीएसटी में आना चाहिए। वो किचन का सामान है, सबसे पहले तो वो सस्ता होना चाहिए ताकि सभी जो परिवार है भरपेट खाना खा सके। दूसरा है मेडिसिन का भी काफी हाई प्राइसेस है। दाल चावल चीनी इन पे भी हमें सस्ता होना चाहिए। मीडियम फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है कि भाई गैस सिलेंडर वगैरह सब कुछ हमें सस्ता मिलना चाहिए। हर पर्चों में लंबी लंबी लाइनें, डॉक्टरों को लंबी लंबी लाइनें होती हैं। अगर जिसका इमरजेंसी केस होता है उसको हाल ही देखते नहीं है लोग, परेशानी होती है। सुविधा के लिए इतनी देर की सरकार ने, लेकिन वहाँ हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। आज SC-BC हैं जो वो ज्यादा ऊपर उठते जा रहे हैं, जनरल को फिर कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। इस वजह से उनको भी तो टेंशन देनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और बजट बढ़ाना चाहिए और हेल्थ के सेक्टर में भी बजट थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। बिजनेस करने के लिए या जॉब करने के लिए कुछ ऐसा कुछ खास हमें दिखता नहीं है कि मार्केट में, जो कि हम जिस शहर में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ होता है। पढ़ाई की जगह जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है उनको जैसे डिजाइनिंग फील्ड्स में और प्रमोट करना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते तो दूसरी चीज कर लो। तो सरकार को बच्चों को बताना चाहिए कि और भी चीजें हैं पढ़ाई से हटके, ताकि आप शुरुआत से स्टार्ट कर सको। मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि आम जनता को देखकर उन्हें अपने निर्णय लेने चाहिए और खास तौर से आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन ही सबसे ज्यादा महंगी हो रही है। उम्मीद रखते हैं कि सरकार इस बजट में कुछ ऐसा कर दे जिससे कर्मचारियों के चेहरे खुल उठे और सरकार को भी आने वाले टाइम में कर्मचारियों की पूरी सपोर्ट मिल सके। सिर्फ एक चीज, थोड़ी सी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी जाए, जिससे यंग आदमी जो क्राइम की तरफ जा रहे हैं, यदि उनको जॉब मिल जाएगी तो वो क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे। बस नौकरियों को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें, कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जिनको डीसी रेट पर या सरकार वैसे नौकरी देती है, ये कर्मचारी हड़ताल पर ना जाएं। अनाज जो है स्टोर करते हैं तो टोटल 119.19 लाख मीट्रिक टन की हमारे पास जो है ना स्टोरेज कैपेसिटी है। और इस समय हमारा अनाज सुरक्षित रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम भंडारण कर सकें, तो इसके लिए हमारी एक स्कीम जो भारत सरकार की स्कीम है स्टील साइलोज, वो भी हम जो है वो हरियाणा के अंदर बनाने जा रहे हैं। उसमें से 3 लाख मीट्रिक टन के हमारे FCI के द्वारा जो काम शुरू हुआ है और जो 6.5 लाख मीट्रिक टन के। तो विधानसभा की कार्यवाही भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं और कैप्टन अभिमन्यु को आप देख रहे हैं जो शायद बजट के पन्नों को पलट पलट कर देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में बजट पेश करने वाले हैं। बहरहाल महिलाओं को भी हमने सुन लिया और साथ साथ उन कर्मचारियों को भी जो इस सरकार से बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हम लगातार बजट पर ही चर्चा कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं और ब्रेक के उस पार बात होगी महिलाओं की, कितनी सुरक्षित महसूस करती है महिलाएं इस प्रदेश में।